हेलो एवरीवन, आई एम गौरी चक्रवर्ती और आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ वापस आई हूँ। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो सबको पता होता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, बट अगर हम इसको इन डिटेल में देखें कि एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स क्या है और उसके सब पार्ट्स क्या है, तो इसको हम देखेंगे। वैसे मैं इसको इन डिटेल ही पढ़ाऊँगी आगे चल के। जो आर्टिकल्स है उसको हम अच्छे से इन डिटेल इन डेप्थ नॉलेज में उसको हम देखेंगे। बट अगर हम बात करें कि नॉर्मली फंडामेंटल राइट्स क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो जो पहली बात है इसमें कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे मॉडर्न सोसाइटी में, जो मॉडर्न लॉ है एंड सोसाइटी है, उसका एक पिलर का काम करता है ना। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, इक्वालिटी की बात करें, तो ये हमें एक सेफगार्ड प्रदान करता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जैसे मैंने इस स्लाइड में ऐड किया है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेट ओवररीच एंड डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट के ओवररीच से और किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है। ये आपके डिग्निटी को और आपके फ्रीडम को इंश्योर करते हैं। ठीक है, दे अपहोल्ड डेमोक्रेसी जस्टिस एंड इक्वालिटी एज द कोर सोसाइटल वैल्यू। ये किस चीज़ को अपहोल्ड करते हैं? जो हमारे एक सोसाइटी का कोर वैल्यूज, जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी हो गई, जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गई, इसको ये अपहोल्ड करते हैं। ठीक है, कोर्ट्स डायनेमिकली इंटरप्रेट दिस राइट्स टू एड्रेस इवॉल्विंग चैलेंजेस लाइक डिजिटल प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब जैसे कि आप इंडियन सिटीजन हो, एज अ इंडियन सिटीजन आपके पास क्या होना चाहिए? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्पीच होना चाहिए, आपका डिजिटल प्राइवेसी होनी चाहिए। इस सारी चीज़ों को फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो प्रमोट सोशल इंक्लूजन बाय प्रोटेक्टिंग मार्जिनलाइज ग्रुप फ्रॉम एक्सक्लूजन। जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं उनको किसी भी तरह के एक्सक्लूजन से ये प्रोटेक्ट करते हैं। Their ongoing relevance make them indispensable for legal professionals striving to maintain societal harmony and progressive governance। तो एक सोसाइटल हार्मनी को बैलेंस करने के लिए और प्रोग्रेसिव गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल राइट्स की नीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो इसके एक कोर वैल्यू है कि फंडामेंटल राइट्स की नीड क्या है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन क्या है या कोर प्रिंसिपल क्या है, तो देखिए इसका जो पहला प्रिंसिपल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में लिखा गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में इन डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखा हुआ है। और अगर हम इसकी यूनिवर्सलिटी की बात करें तो ये देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है ये हर इंसान को मिलता है, हर सिटीजन्स को मिलता है, हर इंडिया के हर सिटीजन को इक्वली ये मिला हुआ है। ठीक है, ये गारंटी करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनरी प्रोटेक्शन अंडर द लॉ। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ ना हो, इसको ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस ये यूनिवर्सली सब पे लागू होता है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि इस पे लागू नहीं होगा, उस पे लागू नहीं होगा, सब पे लागू होता है। अगर हम एनफोर्सेबिलिटी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर लीगली एनफोर्सेबल। ये लीगली एनफोर्सेबल होते हैं, मतलब कोर्ट के पास ये पावर है कि इसको प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप अकॉर्डिंग टू पॉइंट 4 आप कोर्ट में जा सकते हैं और रीट लगा सकते हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ या वायलेशन हुआ तो आप आराम से रीट लगा के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अगर आपको रीट लगाना है तो आर्टिकल 32 में लगाओगे, और हाई कोर्ट में अगर आपको रीट फाइल करना है तो आप इसको 226 में करोगे। तो रीट के बारे में भी हम डिटेल वीडियो आगे मैं बनाऊंगी। तो ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है, कोर प्रिंसिपल है जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आगे क्या है कि अगर हम इसका कैटेगरी में इसको डिवाइड करें, कि अगर हम इसका कैटेगरी देखें तो इसका कितने कैटेगरीज हैं, है ना। तो देखिए इसमें फ़िलहाल तो अभी 6 कैटेगरी है, पहले 7 था, जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो कि आपका हट चुका है। अब राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जैसे इसके पार्ट्स अगर हम कैटेगरी की बात करें तो पहला कैटेगरी में आता है राइट टू इक्वालिटी, मतलब हर इंसान लॉ के नज़र में इक्वल है। ठीक है, इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में इसके बारे में आप इन डिटेल में पढ़ोगे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि हर इंसान को इक्वालिटी मिलेगी लॉ के नज़र में, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। जो अगला कैटेगरी है वो डेट इज़ राइट टू फ्रीडम। मतलब इन आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आपको क्या मिलेगा? फ्रीडम मिलेगा, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, असेंबली, रेसिडेंस, आपको किसी भी तरह के प्रोफेशन को कैरी ऑन करने का, ये सारे राइट आपको 19 से लेकर 22 के बीच में मिलेगा।
अगर हम एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो वो 23 एंड 24 में है कि किसी भी तरह का ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, इन सब चीज़ों से आपको क्या करते हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं। अगला जो पॉइंट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को, पहली बात तो देश का कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सेकुलर देश है, तो हमारे लिए हमारा कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म हमारे लिए इक्वल हैं, ठीक है। मतलब आपको अपने धर्म को प्रचार करने का फुल पावर है, बट किसी का धर्म को नीचा दिखाने का कोई पावर नहीं है, और आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, क्योंकि देश का अपना कोई धर्म नहीं है, वो हर धर्म को इक्वल मानता है। अगला जो है वो 29 और 30 में है, जिसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करी है कि जो ये प्रोटेक्शन देते हैं कल्चरल राइट्स को और एजुकेशनल राइट्स को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, जो माइनॉरिटी लोग होते हैं उनके लिए, 29 एंड 30। और जो लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी, जो कि आर्टिकल 32 में है, जिसमें कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीट्स मिलेंगे, जिसमें आपको ये मिलता है कि राइट टू अप्रोच कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट करना है तो आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, और आर्टिकल उसका 32 है, ठीक है। ये आपके कुछ कैटेगरी है जिसको हमने डिवाइड करा फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। कुछ केसेस हैं जो फंडामेंटल राइट्स को बहुत स्पेशल बनाते हैं, कुछ जो इसको प्रोटेक्ट करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किए। इसका सबसे बड़ा जो केस है, डेट वन इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में स्टैब्लिश किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है। इन्होंने लिमिट किया था कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंड करने का फंडामेंटल राइट्स में, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर एक अपना मेन रोल प्ले करता है। मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब पार्लियामेंट किसी भी तरह का अमेंडमेंट करेगा तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस, ठीक है। जो सेकंड केस है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में आर्टिकल 21 का जो स्कोप है उसको एक्सपेंड किया था, और ये बोला गया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद एम्फेसिस ऑन ड्यू प्रोसेस। जब राइट और पर्सनल लिबर्टी की बात आती है तो उसमें किस तरह के हम प्रोसेस को लेकर चलेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जो भी आपका जजमेंट आएगा वो जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल होना चाहिए, ठीक है। नॉट ओनली प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, बट ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। अब आप पूछोगे मैम इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसके लिए मैं भी डिटेल वीडियो लाऊंगी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, तो हम इन डिटेल में इसको भी देखेंगे। बट अगर आप अभी फ़िलहाल के लिए मेनका गांधी का केस को समझो, तो मेनका गांधी के केस में यही बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसका दायरा नॉट ओनली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इसमें आपको एक जो आपका जजमेंट आएगा वो ड्यू प्रोसेस से आना चाहिए, मतलब जो जजमेंट आएगा वो जस्ट, फेयर एंड रिजनेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इस केस में अफर्म्ड किया था अफर्मेटिव एक्शन वाइल रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेसिव कोटा, जो कोटा देता है ना, रिजर्वेशन है, उसको लेके था कि एक्सेसिवली आपको कोटा नहीं मिलेगा। क्लैरिफाई किया था कि इक्वालिटी अंडर द लॉ, मतलब कि इक्वालिटी, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इसलिए इस केस में ये बोला गया था जो कोटा मिलेगा एक लिमिट तक मिलेगा, 50% तक सीलिंग लिमिट है, उसके ऊपर आपको हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। जो अगला केस है वो श्रेया संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें स्ट्रक डाउन किया था 66A ऑफ IT एक्ट 2000। IT एक्ट जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया था, और ये बोला था कि री इन्फोर्स करें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन डिजिटल स्पेयर। जब डिजिटल स्पेयर की हम बात करते हैं तब भी आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, ठीक है। और अदर रूलिंग हैव प्रोग्रेसिवली इंटरप्रेटेड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स इन इन्वॉल्विंग सोशल टेक्नोलॉजी का कॉन्टेक्स्ट। और भी केसेस है जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी, जैसे हम और वीडियोस में आएंगे तो आपको और भी केसेस में आगे बताऊँगी, ठीक है। अगर हम एनफोर्समेंट मैकेनिज्म की बात करें, है ना, फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए, तो उसमें कौन कौन से आते हैं। तो पहली बात तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायलेशन। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि वायलेशन किस टाइप का है। रिकॉग्नाइज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन स्पेसिफिक सिचुएशन। फंडामेंटल राइट्स कौन सा लगना चाहिए इस स्पेसिफिक सिचुएशन में, पहली बात। दूसरा पॉइंट जो इसका है वो बात करता है आपको जुडिशियल रिव्यू की, मतलब लीगल रिकोर्स की। आप फाइल करो रिट पिटीशन, जैसे कि आप हेबियस कॉर्पस लगा सकते हैं, मैंडेमस लगा सकते हैं, प्रोहिबिशन लगा सकते हैं, सर्चोरारी लगा सकते हो, को वारंटो लगा सकते हैं। और ये जो आपका लीगल रिसोर्सेज है, ये जो रीट पिटीशन आप फाइल करोगे, इसके बारे में जो ये रीट्स है इसको भी मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी। तो ये आपकी रेमेडी है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप रेमेडी के तौर पे ये रीट्स लगा सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज जुडिशियल रिव्यू।
आप जुडिशरी से रिव्यू करा सकते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एक्सेस लीगलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ चैलेंज एक्शंस, मतलब अगर कोई एक्शन आया तो उसको चैलेंज करने के लिए आप जुडिशल रिव्यू अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 आप जुडिशल रिव्यू के पावर का यूज़ करते हुए उस केस को दोबारा से चेक करवा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। और फोर्थ वन इज रेमेडी एंड रिलीफ, तो कोर्ट इशू ऑर्डर्स, ग्रांट, कंपेंसेशन और डायरेक्ट करेक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट राइट्स। कोर्ट क्या करते हैं, ऑर्डर भी करते हैं, ऑर्डर भी देते हैं, ग्रांट देते हैं, कंपेंसेशन देते हैं और डायरेक्ट करते हैं कि करेक्टिव मेजर टू प्रोटेक्शन ऑफ राइट। इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग करेक्टिव मेजर्स भी कोर्ट आपको देता है, ठीक है, रिलीफ के लिए। दिस इज द प्रैक्टिकल स्टेप टू सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अगला, अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करें, बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट विद स्टेट इंटरेस्ट, अगर हम दोनों के राइट्स को बैलेंस करने की कोशिश करें तो कैसे बैलेंस कर पाएंगे। तो बैलेंस स्केल, देखिए पहली बात तो ये कि रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड मूवमेंट, मतलब हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड मूवमेंट प्रोटेक्ट होनी चाहिए। एंड द स्टेट इंटरेस्ट लाइक पब्लिक ऑर्डर, अगर स्टेट का कोई इंटरेस्ट है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर अगर कोई आया है, कोई सिक्योरिटी आई, कोई मोरालिटी है, कोई सॉवरेनिटी है, तो इनको इन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, है ना। हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड लिमिट्स पे दैट एंश्योर दैट बैलेंस प्रोटेक्ट कलेक्टिव वेलफेयर विदाउट अनड्यूली इन्फ्रिंज ऑन द पर्सनल फ्रीडम, मतलब हम स्टेट का जो राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे और आपका जो इंडिविजुअल राइट है उसको भी प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब हार्मनी बैठाने की बात वो कर रहे हैं कि जब हम फंडामेंटल राइट्स, मतलब इंडिविजुअल की राइट की बात करें और फंडामेंटल राइट, पब्लिक राइट्स की या स्टेट इंटरेस्ट की बात करें, तो दोनों में किसी भी तरह का किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एक बैलेंस स्केल में वो चीज़ होनी चाहिए। अगर हम ट्रॉफी की बात करें तो सिंबलाइज द अचीवमेंट ऑफ फेयर एंड लॉफुल बैलेंस, अगर दोनों में फेयर एंड लॉफुल बैलेंस बैठ जाती है, वेल बोथ इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड स्टेट कंसर्न आर रिस्पेक्टेड एंश्योरिंग हार्मनी विद द स्टेट, ठीक है। तो भाई दोनों में हार्मनी होनी चाहिए कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट उसमें किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड में इसका कंपैरिजन करें, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप देखना चाहो कि हमारे राइट्स के साथ अगर हम ग्लोबल उसमें अगर हम कोई कंपैरिजन करना चाहें तो क्या वैसे राइट आपको ऊपर भी मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 है ना, जैसे 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच, 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। वैसे आपको UDHR, जिसको हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं, इसमें भी है, जैसे आर्टिकल 7 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 3 राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन और नो डायरेक्ट इक्विवेलेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसमें कोई डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है, बट ये सारी चीज़ इसमें प्रोटेक्टेड है। और अगर हम US बिल ऑफ राइट्स की बात करें तो यहाँ भी आपको मिलेगा, जैसे कि आर्टिकल 14 अमेंडमेंट इक्वल प्रोटेक्शन, फर्स्ट अमेंडमेंट फ्री स्पीच, ड्यू प्रोसेस क्लॉज, 5th and 14th लाइफ एंड लिबर्टी, फर्स्ट अमेंडमेंट फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, जुडिशियल रिव्यू प्रिंसिपल फॉर रेमेडीज। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये अगर हम इसका कंपैरिजन करें ग्लोबल स्टैंडर्ड में तो सेम टू सेम राइट आपको UDHR में और आपका US बिल ऑफ राइट्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ग्लोबली एक्सेप्टेड है हमारी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस शेपिंग फंडामेंटल, इसको शेपिंग में कुछ चैलेंज भी आई होगी, अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव भी है। जैसे कि अगर हम डिजिटल प्राइवेसी की बात करें तो बैलेंसिंग स्टेट सर्विलियंस विद द इंडिविजुअल डेटा प्रोटेक्शन आफ्टर द 2017 पुत्ता स्वामी जजमेंट का आने के बाद ये जो डेटा प्रोटेक्शन को लेकर इसमें एक डिजिटल प्राइवेसी लोग एक प्रॉब्लम आई थी। अब इस केस को मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में पुत्ता स्वामी के केस में क्या हुआ था, ठीक है। जब हम इस केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट इज हेट स्पीच वर्सेस फ्री स्पीच। जैसे जब हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं तो बहुत बार हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए, है ना। तो इसमें एक लिमिट होना चाहिए कि जब आप कोई बात कह रहे हैं तो ज़्यादा ना कह दें, हेट स्पीच ना हो, आपको फ्री स्पीच मिला है तो आप पॉजिटिव पॉइंट्स कहो, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं। अफर्मेटिव एक्शन, तो ऑनगोइंग डिबेट ओवर रिजर्वेशन, पॉलिसी बैलेंसिंग, जस्टिस ऑब्जेक्टिव्स एंड मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़। बहुत बार क्या होता है, रिजर्वेशन वगैरह को लेकर भी प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे कि जेंडर राइट्स को लेकर, जैसे कि आपका LGBT हो गए, बाकी कम्युनिटी के लोग और भी होते हैं, जेंडर वाइज बैलेंस भी बीच में आ जाता है। जेंडर राइट्स जब हम देने की कोशिश करते हैं, किसी वुमेन को ज़्यादा राइट्स देते हैं तो जेंडर वाइज या LGBT कम्युनिटी के भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा हमें चैलेंज फेस करनी पड़ी। जुडिशियल इंटरवेंशन, डायनामिक एवोल्यूशन ऑफ राइट्स एनकम्पासेस एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन टू रिफ्लेक्ट सोसाइटल चेंजेस।
तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो टाइम से हम और भी चीज़ें देखेंगे कि जैसे कुछ लैंडमार्क मतलब जजमेंट वगैरह और भी चीज़ें हम देखते रहेंगे, तो इसके बारे में और डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे। बाकी फंडामेंटल का जो बेस है वो ये था, और जो अगली क्लास होगी उसमें हम फिर से स्टार्ट करेंगे, आपके कुछ आर्टिकल्स लेके अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। आगे फिर मैं वीडियो बनाऊंगी और उस वीडियो में आपको न्यू न्यू चीज़ें मैं और सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।